नमस्कार, मैं पायल लिल्हारे। इस वीडियो में मैं जन कवि नागार्जुन के कृतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ। बाबा नागार्जुन का सबसे पहला काव्य संग्रह है युगधारा, जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ। युगधारा के पूर्व 1933 में उनकी जो पहली काव्य कृति हिंदी में थी वह थी राम के प्रति, जो लाहौर से निकलने वाली विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कविता थी और हम काव्य संग्रह की बात कर रहे हैं। उनका पहला काव्य संग्रह युगधारा है, जो कि 1953 में प्रकाशित हुई। इसके बाद सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर खंडकाव्य है जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा खंडकाव्य उनका भूमिजा भी है। इसके अलावा तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रत्नगर्भ 1984, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1989-90, भूल जाओ पुराने सपने 1994, और उनका अंतिम काव्य संग्रह अपने खेत में 1997 में प्रकाशित हुआ। ये थे काव्य संग्रह। इसके अलावा इन काव्य संग्रहों में कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण कविता मुझे लगती है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद कविता, जब भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस स्थितियों में कवि ने देखा कि जो निर्धन वर्ग है वह वैसे भी अपने जीवन जीने के लिए बहुत मशक्क़त करता है, बहुत कठिनाइयाँ उठाता है, किंतु यदि कभी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो गरीबों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। अकाल और उसके बाद में कविता में कवि कहते हैं, कई दिनों तक चूहा रोया, कई दिनों तक चूहा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। ये बहुत ही छोटी कविता है पर बहुत ही गहरी संवेदना को उद्घाटित करती है। कई दिनों के बाद घर में दाने आए, कई दिनों के बाद इस अकाल की स्थितियों से गरीब व्यक्ति उबरा और उसे भोजन मिल पाया। चना जोर गरम एक इनकी बड़ी ही व्यंग्यपूर्ण राजनीतिक सामाजिक व्यंग्यपूर्ण कविता है। इस कविता में भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से केंद्र में लेकर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। कवि कहते हैं, चना है बना मसालेदार, खाइए भी तो हे सरकार, मिलेगा परमिट बारंबार, मिलेंगे सौदे सभी हजार, नया हो जाएगा घर बार कि लदलद आवेगी कार। तो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण कविता है ये। प्रेत का बयान एक कविता है। प्रेत के बयान कविता में कवि जो प्रेत है, जो कि एक मास्टर था पर लगातार 9 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिलने के कारण उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और भूख और गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही प्रेत अर्थात मास्टर नरक के जो राजा है यमराज से बातचीत करते हैं
यमराज कहते हैं, ओ रे प्रेत, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से। ये संवाद जो है प्रेत और नरक के मालिक यमराज के साथ होता है, और प्रेत जो है अपनी व्यथा कथा इसमें कहता है। प्रेत के माध्यम से भारत की दुर्दशा का चित्रण इस कविता में किया गया है। बाबा नागार्जुन ने व्यंग लिखने में कभी कमी नहीं की। समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी उन्हें जब भी कोई विकृति, असंगति या ऐसी बात लगती थी जो उचित नहीं है, उस पर वे बेबाकी से व्यंग करते थे। जब भारत के आज़ादी के पश्चात भारत में इंग्लैंड की रानी का आगमन होना होता है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ब्रिटिश रानी के स्वागत में ज़ोरदार तैयारियां करते हैं, और इस ज़ोरदार तैयारी को देखकर बाबा नागार्जुन बहुत ही विचलित हो जाते हैं। उन्हें यह उचित नहीं लगता कि जिस ब्रिटिश शासन ने भारत पर वर्षों राज्य किया, वर्षों गुलामी की जंजीरों से जकड़ कर रखा, ऐसे साम्राज्यवादी ताकतों की भारत प्रशंसा करे, स्वागत करे, सत्कार करे, यह उन्हें मंजूर नहीं था। वे आओ रानी हम ढोएंगे पाल की कविता में कहते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। नेहरू जी को भी वे आड़े हाथ लेते हैं, और 2-3 कविताओं में वो नेहरू जी को आड़े हाथ लेते हैं। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, एक उनकी कविता है। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। इस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री की जन विरोधी नीतियों के विरोध में वे बोलने से नहीं चूकते हैं। एक कविता है उनकी, क्या हुआ आपको। वे कहते हैं, इंदिरा गांधी जी को लक्ष्य करके कहते हैं, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। इंदिरा गांधी जी आपातकाल के समय में 1975 के समय जब आपातकाल लागू किया गया था, उस समय इंदिरा जी की निरंकुश गतिविधियां से वे बहुत आहत थे, और इसलिए उन्होंने उन पर यह व्यंग किया था। एक कविता उनकी 1970 में आई थी, अब तो बंद करोगे देवी चुनाव का प्रहसन। चुनाव के समय में जो धांधलियाँ होती है, इस पर राजनीतिक व्यंग इन्होंने किया है। ऐसी ही एक कविता इनकी मंत्र है, जिसमें भारतीय राजनीति के दुष्चरित्र का चित्रण मंत्रों के रूप में किया है। नागार्जुन ने पौराणिक पात्रों पर भी, ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों पर भी कुछ कविताएं लिखी है, जिसमें उनकी एक कविता है पाषाणी, जिसमें कि श्री रामचंद्र जी जब अहिल्या का उद्धार करते हैं, पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार करते हैं, उस कथा प्रसंग को उन्होंने उठाया है। नागार्जुन की महत्वपूर्ण कविताओं में राम राज्य एक कविता है, और यह बड़ी व्यंग्यपूर्ण कविता है कि वे कहते हैं, खादी ने मलमल से अपनी 60 गांठ कर डाली है, बिरड़ा टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। जो सामाजिक वैषम्य हम देखते हैं समाज में, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, इस पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। भ्रष्टाचार
के बढ़ते हुए चरणों को देखकर वे कहते हैं, राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। नेताओं की नीयत बदली, फिर तो अपने ही हाथों भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। बड़ी व्यंग्यपूर्ण, बड़ी तिलमिलाती हुई कविता है और वे इसी तरह पूंजीपतियों को लक्ष्य करते हैं। जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी है। जो नेता लोग हैं बाहर किस प्रकार से खद्दर पहनकर अपना गांधीवादी चेहरा दिखाते हैं और भीतर भीतर किस प्रकार से गरीबों का शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं, इस पर उन्होंने व्यंग किया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने भारत के साथ जो मित्रता का झूठा दंभ भरते हैं, पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो आए दिन भारत के साथ गद्दारी करते हैं, पंचशील के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे देशों को भी उन्होंने फटकारा है। हिंदी चीनी भाई भाई कहकर जो चीन भारत को नुकसान पहुंचाता है, उस पर उन्होंने व्यंग किया है। नागार्जुन की कविताओं में हम देखते हैं कि देश प्रेम की बातें बहुत मिलती है। वे कहते हैं, खेत हमारा, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो इसका चप्पा चप्पा हमको प्यारा है। वे कहते हैं, देवी तुम्हारी वसुंधरा का बित्ता बित्ता रत्नाकर है। राष्ट्र की वंदना, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भावना वे रखते हैं और कहीं कहीं देश की बुरी स्थिति का भी चित्रण करते हुए कहते हैं, देश हमारा भूखा नंगा, घायल है बेकारी से, मिले न रोजी रोटी, भटके बन के दर दर बन के भिखारी से। नागार्जुन क्या एक खंड काव्य है भूमिजा। यह भूमिजा राम कथा को लेकर एक लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। इसमें अहिल्या उद्धार, सीता निर्वासन और सीता के भूमि में समाने की करुण कथा को कवि ने नए संदर्भ में व्याख्यायित किया है। इनका एक और खंड काव्य है भस्मांकुर, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। बरवे छंद में लिखे गए इस खंड काव्य में काम दहन के प्रसंग को मुख्य आधार बनाया है। एक बार तारकासुर नामक राक्षस के वध के लिए यह देवताओं ने यह परामर्श दे करके कामदेव को भेजा, क्योंकि शिव जी उस समय तपस्या में लीन थे और तपस्यारत शिव को काम और प्रेम में निमग्न करने के लिए देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया था, ताकि शिव जी तपस्या छोड़कर पार्वती जी के साथ विवाह करके अपने पुत्र को उत्पन्न कर तारकासुर का वध करें। और कामदेव ने इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। अपनी पति और पत्नी और अपने मित्र बसंत के साथ कामदेव ने तपस्यारत शिव की तपस्या को भंग किया। फलस्वरूप शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए। इसी प्रसंग को भस्मांकुर में कवि ने व्याख्यायित किया है। कवि ने कुछ बच्चों के मनोभाव संबंधी कविताएं भी लिखी है और उनकी गुलाबी चूड़ियाँ और दंतुरित मुस्कान दोनों कविता बच्चों पर लिखी है। गुलाबी चूड़ियों में हम देखते हैं कि एक छोटी 7-8 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची मुनिया, जिसके पिता बस ड्राइवर है और उस मुनिया ने अपने पिता के बस के गियर के ऊपर चूड़ियाँ, अपनी 4 कांच की चूड़ियाँ लटका दी है और वह चूड़ियाँ अक्सर खनकती है और उसकी खनक से अनायास ही उसके
ड्राइवर पिता का ध्यान अपनी बेटी की ओर जाता है। इस कविता में पिता का उत्कट लाड़ और वात्सल्य का मोहक अनुराग चित्रित किया है। सिंदूर तिलकित भाल कवि की श्रृंगार परक रचनाओं का संकलन है और इस कविता संग्रह में, इस संकलन में कवि ने गृहस्थ प्रेम के सात्विक, उज्ज्वल और बहुत ही शालीन पक्ष का चित्रण किया है। हम जानते हैं कि बाबा नागार्जुन ज़्यादातर घर से बाहर रहे और ऐसी परिस्थितियों में वे अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। ऐसे ही बहुत सारी कविताओं में उन्होंने अपनी पत्नी को याद किया है। मास्टर कविता उनकी एक है जो कि शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग करती है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। दुखहरण मास्टर जो कि खुद ही बहुत बुरी अवस्था में है, आर्थिक रूप से टूटा कमज़ोर है और साथ ही साथ जो शिक्षा का भवन है, विद्यालय है, वह भी बहुत जर्जर अवस्था में है, उसकी छतें टपक रही है। ऐसी स्थिति में दुखहरण मास्टर आदम के साँचे गढ़ने का अर्थात विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का कार्य कर रहा है। एक कविता नागार्जुन की है तीनों बंदर बापू के। इस तीनों बंदर बापू के जो कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इस प्रकार का संदेश देते हैं। इस पर भी इन्होंने सर्वोदयी वादियों पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। बहुत अच्छी कविता है ये भी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हरिजन गाथा इनकी एक लंबी कविता है। इस लंबी कविता में इन्होंने दलितों की जो दुर्दशा है, जो कि जाति पाति के बंधन के कारण जो शोषण दलितों का होता है, उस पर इन्होंने जो है उसका चित्रण इन्होंने हरिजन गाथा कविता में किया है। शासन की बंदूक इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जो कि जिसमें कि जो शासन या सत्ताधारी शक्ति है उस पर व्यंग किया है कि किस प्रकार से सत्ताधारी वर्ग गरीबों पर, मजदूरों पर ही अपनी बंदूक ताने रखता है, अपनी लाठियां भांजता है। तो सत्ताधारी शासकों की इसमें पोल खोली है और सत्ता का विकृत रूप इस कविता में चित्रित किया गया है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थे थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बहुत व्यंग्यपरक कविता है। और इनकी कविताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन प्रकृति से बहुत जुड़े थे। प्रकृति परक रचनाओं में इन्होंने बहुत सारी प्रकृति परक रचनाएं लिखी है, जिसमें बादल को घिरते देखा है, बसंत की अगवानी, कोयल आज बोली, खुरदरे पैर, नीम की टहनियाँ, शरद ऋतु, इस तरीके से बहुत सारी प्रकृति परक कविताएं भी इन्होंने लिखी है। और इसमें बादल को घिरते देखा है, बहुत अच्छी कविता है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों में, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन सरणिम कमलों पर तिरते देखा है,
बादल को गिरते देखा है। बहुत अच्छी प्रकृति परक कविताएं हैं। कवि अपने परिवेश, अपने गांव जनपद से दूर होकर भी अपने गांव की याद कभी नहीं भूल पाता है और कहता है, याद आता है मुझे तरौनी ग्राम, याद आता है मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आता है लीचियाँ वो आम, याद आते हैं मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। चूँकि कवि यायावरी प्रवृत्ति के धनी थे और उन्होंने विदेशों में भी कई देशों का भ्रमण किया और साथ ही साथ भारत की प्राकृतिक सुषमाओं का भी उन्होंने आस्वादन किया, उसे देखा, निहारा, प्रकृति की छटा को पास से निहारा। तो ऐसा सुंदर चित्रण उनकी कविताओं में अनेकों मिलता है। एक उनकी 5 पूत, भारत माता के 5 पूतों पर एक कविता है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 5 पूतों का चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है। पहला जो पूत है वह गोली खाकर मर जाता है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद है। दूसरे जो पुत्र है सुभाष चंद्र बोस, उनको देश निकाला हो जाता है उनका। तीसरा जो पुत्र है वो सत्ता की लालच में भारत का विभाजन कर देता है, अर्थात जिन्ना है। चौथा पुत्र गद्दी से चिपक जाता है और देश की सत्ता हथिया लेता है, अर्थात नेहरू जी। और 5वां जो पुत्र है जयप्रकाश नारायण, जो कि जेल में डाल दिया जाता है। इन 5 पुत्रों का इस कविता में वर्णन किया गया है। शपथ कविता में गांधी जी की मृत्यु के पश्चात शपथ कविताओं में लिखते हैं और उनके बलिदान पर वे उनकी जो हत्या है उसका आरोप सांप्रदायिकता के दैत्यों पर लगाते हैं। उन्होंने गांधी जी के अलावा रवि ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लुमुम्बा एक कविता है जिसमें कांगो के एक देशभक्त, एक क्रांतिकारी की राष्ट्रभक्ति का चित्रण किया है, जिसे बाद में जो है अमानुषिक लोग मार देते हैं। इसके अलावा कालिदास, त्रिमूर्ति और भी ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें उन्होंने महापुरुषों को तथा साहित्यकारों को श्रद्धांजलियाँ अर्पित की है। प्रणय परक रचनाओं में हमने देखा था कि सिंदूर तिलकित भाल इनकी कविता संग्रह है और वे कहते हैं, संयोग वियोग के क्षणों में वे कहते हैं, तुम नहीं हो पास तो मैं तरसता हूँ प्यार के 2 बोल सुनने के लिए। और जब संयोग की स्थिति होती है, पत्नी से उनका मिलन होता है, तो वह कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। इस प्रकार से संयोग और वियोग दोनों के ही चित्र उनकी कविताओं में हमको देखने को मिलते हैं। बाबा नागार्जुन बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति के कवि थे, निडर थे, स्पष्टवादी थे और अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। किसी भी वाद से संबंध न रखते हुए भी वे देश की राजनीति में अपना दखल रखते थे और वे कहते थे, सपने में भी सच ना बोलना, सपने में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुँचो मेवा मिश्री खाओगे, माल मिलेगा रेत सकूत यदि, गला मजूर किसानों का, हम मर भूखों से क्या होगा, चरण गओ श्रीमानों का। वे कहते थे कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे इस तरीके की प्रवृत्ति अपनाते हैं और किसानों मजदूरों का भरपूर शोषण करते हैं। कभी कभी वे देश की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, रोजी रोटी हक की बातें, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह में लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। जब उनको लोग कम्युनिस्ट कहते थे तब वो कहते थे कि जो भी रोजी रोटी की, गरीबों के हक की बातें करेगा उसको कम्युनिस्ट कहा जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी कविताएं उनकी महत्वपूर्ण हैं। उनके एक मित्र थे केदारनाथ
अग्रवाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कवि है प्रगतिवादी काव्य के, उन पर भी वह लिखते हैं। ओ जनमन के चतुर चितेरे नाम से एक कविता लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें बाबा नागार्जुन अपने काव्य संसार को, अपने विविध आयामों को प्रकट करते हैं और अपने सरोकारों को जनता तक पहुंचाते हैं। नागार्जुन वैसे तो प्रकृति सुंदरी की मनोरम झांकियों का चित्रण भी करते हैं, प्रणय संबंधी मादक गीतों की रचना भी करते हैं, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावों से परिपूर्ण रचना भी बड़े मनोयोग से लिखते हैं, किंतु उनका सर्वाधिक झुकाव उस ओर है जिस ओर अभाव और विषमता की चक्की में आमजन पिस रहा है, जिनका निरंतर कठिनाइयों से सामना हो रहा है, जिनका निरंतर पूंजीपति और सत्ताधारी शासक वर्ग निरंतर शोषण कर रहे हैं और उनके शोषण के विरुद्ध वे क्रांति का बिगुल फूंक देते हैं, क्रांति का शंखनाद करते हैं और जो आर्थिक विषमता को फैलाते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं लोगों का, या सत्ताधारी शासक वर्ग जो देश की स्थिति को विकराल बना रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं, ऐसे नेताओं के काले कारनामों का भी भंडाफोड़ करने से चूकते नहीं हैं। बाबा नागार्जुन की जो दृष्टि है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बराबर बनी रहती है और बराबर ऐसी घटनाओं पर वे कविता लिखते रहते हैं, सतर्कता से कविता लिखते रहते हैं। उनके हृदय में भारतीय जनजीवन के प्रति अटूट प्रेम और अटूट लगाव था और यही उनकी कविताओं का मूल स्वर भी हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।